नमस्कार दोस्तों, कन्फेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक वर्ड एक्यूज, अभियुक्त, इसका मीनिंग क्या निकाला जाएगा। और अगर मैं बात करूं सीआरपीसी की या बीएनएसएस या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनमें कई जगह पर आपको एक्यूज वर्ड देखने को मिलेगा। तो जब तक आप इस एक्यूज वर्ड का मीनिंग नहीं जान लेंगे तब तक आप वो प्रोविजन प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे, उसका जो मीनिंग निकल कर आता है उसे आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि इस एक्यूज का मीनिंग आज आपको मैं बताऊं। दोस्तों, आपको वीडियो पूरी देखनी है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, बहुत छोटा सा मैंने कंक्लूड किया है छोटी सी ही वीडियो में, बट इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों, और कन्फेशन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, सीआरपीसी की बात करके थोड़ी देर में मैं खत्म कर देता हूं, क्योंकि आज सीआरपीसी का लेक्चर नहीं है। बीएनएसएस में जब जब एक्यूज वर्ड आपको देखने को मिलेगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि यहां जगह जगह पर एक्यूज का मीनिंग चेंज होता रहता है। चैप्टर चेंज, एक्यूज का मीनिंग चेंज। कहां? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। और बहुत सारी जगह पर आपको एक्यूज अभियुक्त मिलेगा, तो वहां पर मीनिंग भी चेंज होता रहता है, कोई फिक्स मीनिंग नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आप सेक्शन देखें 22 बी ऐसे, जो 24 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। सेक्शन देखें 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो सेक्शन 25 एंड 26 एंड 27 हुआ करती थी इंडियन एविडेंस एक्ट में। यहां पर वर्ड मिलेगा आपको एक्यूज, और एक्यूज के साथ में जो क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं वो अलग अलग हैं। उनके आधार पर मीनिंग क्या क्या निकल सकता है वो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सेक्शन 23 और उसकी सबसेक्शन आप 1 पढ़ेंगे तो वहां वर्ड यूज हुआ है एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस, किसी अपराध का अभियुक्त। और वहीं पर जब आप सेक्शन 22 पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग टू 24 इंडियन एविडेंस एक्ट, ये करस्पॉन्डिंग टू 25 इंडियन एविडेंस एक्ट, तो यहां पर वर्ड यूज हुआ है एन एक्यूज पर्सन। दोनों फ्रेज थोड़ा डिफरेंट हैं, आप ध्यान दीजिए। अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति, और ऊपर है किसी अपराध का अभियुक्त। अभियुक्त वर्ड यहां पर यूज हो रहा है, बट जो क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो क्या सबका मीनिंग अलग निकलेगा या सेम होगा? देखिए, सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 26, वहां पर तो एक्यूज है ही नहीं, वहां पर्सन वर्ड है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा की गई संस्वीकृति। बस भैया, संस्वीकृति तो हमेशा एक्यूज ही करता है, तो क्या यहाँ पर्सन का मीनिंग कुछ ज्यादा वाइड है एक्यूज से? और आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी आर्टिकल 20 और क्लॉज 3 देखेंगे आप, तो वहां पर कहा गया नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। इट मींस एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस। जो सेक्शन 22 बीएसए करस्पॉन्डिंग टू 24 इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्सप्रेशन यूज हुआ, सेम एक्सप्रेशन आर्टिकल नंबर 20 और उसकी क्लॉज 3 में यूज हुआ है। क्या लिखा? नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस shall be compelled to be a witness against himself। तो क्वेश्चन उठता है कि जब एक्यूज वर्ड को डिफरेंट तरीके से यूज किया गया, तो क्या इसका मीनिंग भी साथ के साथ चेंज होता चला जाएगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मैं बात कर रहा हूं। बीएनएसएस में तो चेंज हो रहा है, चैप्टर वाइज ही चेंज हो जाता है, पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हम बात करते हैं। देखिए, जनरल मीनिंग बात करता हूं, नॉर्मली क्या मीनिंग दिया जाता है एक्यूज का, बट ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। नॉर्मली क्या मीनिंग दिया जाता है कि जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट एक एफआईआर रजिस्टर हो गई हो, when an FIR is registered against any person, the person is termed as accused person। ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई एक प्राथमिक सूचना रजिस्टर हो गई है, उसको एक्यूज कहा जाता है। या फिर दूसरे तरीके से देखिए, सारे के सारे क्रिमिनल मैटर एफआईआर के थ्रू नहीं जाते कोर्ट में, कुछ सारे कंप्लेंट के थ्रू भी जाते हैं क्रिमिनल मैटर्स, परिवाद के थ्रू भी जाते हैं। तो जब एक कंप्लेंट फाइल हो गई हो मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, कंप्लेंट फाइल हो गई, उस पर क्या प्रोसीडिंग्स हुई क्या नहीं हुई वो बात की बात है। जब कंप्लेंट फाइल होती है तो जब उसमें आप पार्टीज वाला कॉलम देखेंगे तो वहां पर सबसे पहले लिखा होता है नाम और ये कंप्लेनेंट, अगला लिखा होता है
या तो नोन है तो नाम लिखा होगा एक्यूज पर्सन, अननोन है तो एक्यूज पर्सन। तो एक्यूज होता है वहां पर भी, कब? जब कंप्लेंट फाइल होगी। तो ये जनरल बात है। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो वर्ड यूज हुए सेक्शन 22, सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या सेक्शन 24, 25, 26 एंड 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उसमें इस एक्यूज को आप क्या मानकर चलेंगे? तो उसके लिए आपको पढ़ने हैं 3 जजमेंट पढ़ने हैं दोस्तों। 3 केस लॉ आपको पता होने चाहिए, और अगर कहीं आपको क्वेश्चन लिखना है तो 3 केस लॉज को एक साथ लिखने के बाद कंक्लूड कर देना। मैंने भी ऐसे ही किया। एक केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दियोमान उपाध्याय, ये इसकी साइटेशन 1960 का केस है। दूसरा केस है नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल दानी, ये 1978 का केस है माननीय सुप्रीम कोर्ट। एंड तीसरा केस है अग्नू नागेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1966 का केस है। लोगों दोस्तों, इन तीनों को आप स्क्रीनशॉट ले लो, पीछे वाला भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इन तीनों की डिटेल आपको याद होनी चाहिए जब एक्यूज के बारे में बात करेंगे। देखिए यहां पर क्या कंक्लूड किया गया है, यहां पर 4 पॉइंट, तीनों जजमेंट को मिलाकर 4 पॉइंट का कंक्लूजन है। पॉइंट नंबर 1, पर्सन नीड नॉट हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस व्हेन ही मेड द कन्फेशन। पहला पॉइंट इन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जब उसने कन्फेशन किया तो जरूरी नहीं है कि उस समय वो एक्यूज था। एक्यूज था मतलब उसके खिलाफ कोई एफआईआर थी, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल थी, जरूरी नहीं है कि वो एक्यूज था उस समय। किस समय? जब उसने कोई कन्फेशन किया। पहली बात, क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं बताऊंगा। ऐसा कहीं इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं लिखा है, बट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट, कई सारी जजमेंट्स में ऐसा डिसीजन दिया है। और क्यों दिया है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, बिल्कुल एक वेल डिफाइंड लॉजिक है, और रियली बहुत ही दूर तक की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सोचकर इस तरीके की डेफिनेशन दी। सेम मीनिंग ऑफ एक्यूज पर्सन, या फिर जो दूसरी फ्रेज थी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, यानी जो दो फ्रेज हैं ये, एक्यूज पर्सन बोलो जो सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा है एक्यूज पर्सन, नाउ 23 भी ऐसे, या फिर सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस एक्ट नाउ 22 बीएसए में लिखा पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, सभी का मीनिंग सेम है। अगली बात, ये बातें हुई 2। तीसरा पॉइंट, दिस इज द पर्सन अगेंस्ट whom एविडेंस इज sought टू बी लेड इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार बना लो और बहुत अच्छे से इसको समझ लो। ये अपने आप में अकेला पॉइंट क्लियर कर देता है कि कौन पर्सन एक्यूज होगा इंडियन एविडेंस एक्ट में। इन्होंने कहा कि ये वो पर्सन है, ये ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है और उसके खिलाफ किसी एविडेंस को पेश किया जाना है, ये वो व्यक्ति है। अब इसने कन्फेशन कब दिया कब नहीं दिया उसको आप छोड़ दो, बट इसका कन्फेशन है, उस कन्फेशन को यूज करना है, उस व्यक्ति के अगेंस्ट एविडेंस दी जानी है, उस कन्फेशन के रिगार्डिंग एविडेंस दी जानी है किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, ऐसा व्यक्ति है। अगली बात, फॉर्मल एक्यूजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम मेकिंग द कन्फेशन। फॉर्मल एक्यूजेशन मतलब कि जरूरी नहीं है कि इसके खिलाफ फॉर्मल कंप्लेंट फाइल हुई हो, जरूरी नहीं है कि फॉर्मल चार्ज इसके अगेंस्ट फाइल हो गया हो। फॉर्मल एक्यूजेशन का मतलब है कि आप सीआरपीसी में देखेंगे तो अलग अलग टाइम पर एक्यूज की डेफिनेशन बदल दी गई है। इन्वेस्टिगेशन टाइम पर भी बोला गया कि हाँ एक्यूज है, चार्जशीट फाइल होने पर भी बोला कि एक्यूज है, कॉग्निजेंस के टाइम पर बोला एक्यूज है, चार्ज फाइल होने पर बोला एक्यूज है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिचुएशन में एक्यूज को बताया गया, बट उन्होंने कहा कि फॉर्मल एक्यूजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। कब? जब उसने कन्फेशन दिया, उस समय फॉर्मल एक्यूजेशन रिक्वायर नहीं है। अब ऐसा क्यों किया है? देखिए थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि केवल और केवल
जब एक्चुअल में एक्यूज है कोई व्यक्ति, उस समय पर कन्फेशन किया इसने, तो केवल और केवल ऐसे कन्फेशन बार हैं। सेक्शन कौन सी? 24 से लेकर 26 तक इंडियन एविडेंस एक्ट, और या फिर अब बात करें तो सेक्शन 22 एंड 23 बीएसए में। मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं ऐसा, आपकी पिक्चर क्लियर करने के लिए। देखिए, जब कुछ हमें प्रूव करना होता है तो उसके अपोजिट मानकर चलते हैं। हमें प्रूव करना है कि ये एक्यूज पर्सन, जरूरी नहीं है कि उस समय एक्यूज था जिस समय कन्फेशन किया, जरूरी नहीं है ऐसा, बट मैं मान के चलता हूं कि सपोज थोड़ी देर के लिए कि जरूरी है कि ये पर्सन उस समय एक्यूज होना जरूरी है जब इसने कन्फेशन किया। केवल और केवल तभी बार होगा। अगर कन्फेशन जब किया जब ये एक्यूज नहीं था तो इट मींस बार नहीं होगा, अगर हाइपोथेसिस हम लेकर चलते हैं तो। अब हुआ क्या कि पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया, नॉट अरेस्ट किया, पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ा, थर्ड डिग्री यूज किया, थर्ड डिग्री करके उससे कन्फेशन करा दिया, और उस कन्फेशन में एक व्यक्ति ने कह दिया कि यस, ए बी सी जो व्यक्ति है इसका मर्डर मैंने किया। अभी उसका कन्फेशन हो गया, लेकिन अभी तक कहीं भी रिकॉर्ड पर इसको एक्यूज नहीं दिखाया है, अर्थात ये कन्फेशन तब दिया जब वो व्यक्ति एक्यूज नहीं था। अब ये कन्फेशन आ जाने के बाद पुलिस ने इसको एक्यूज बना दिया। अब पुलिस कहती है कि इसके बाद इसने कोई कन्फेशन नहीं दिया, इसका जो कन्फेशन है वो एक्यूज बनने से पहले का है। और जो सेक्शन 24 से लेकर 26 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू 20 एंड 22 एंड 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये कहती हैं कि, ऐसा कहती नहीं है बट हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा कहें कि ये जो कन्फेशन था तब का है जब ये एक्यूज था, तो ही बार होगा। अगर ये जब का है कन्फेशन है जब ये एक्यूज नहीं था तो बार नहीं है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को मार पीट कर कन्फेशन अगर ले लिया है तो उसको प्रूव किया जा सकता है, अगर ये हाइपोथेसिस हम लेकर चलते हैं कि कन्फेशन जब का है जब वो एक्यूज था, तो इस सेक्शन का कोई पर्पज ही नहीं रह जाएगा, मिसयूज हो जाएगी ये सेक्शन, और इसको प्रूव करने के लिए ओपन छोड़ दिया जाएगा। इस समस्या को दूर करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी इंटरप्रिटेशन की कि जरूरी नहीं है कि जब कन्फेशन किया गया तो वो व्यक्ति एक्यूज पर्सन था, ये कोई जरूरी नहीं है। जब आप सेक्शन ये वाली इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी बारी आने वाली है, तो आपको जब जब ये एक्यूज वर्ड मिले तो आपके माइंड में ये पिक्चर होनी चाहिए कि ये वो व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में एविडेंस, कन्फेशन की एविडेंस को प्रूव किया जाना है। वो कन्फेशन कब दिया था ये इमैटेरियल है, इस पर कोई चर्चा नहीं, बट जिस दिन एविडेंस देने जा रहे हैं उस दिन एक्यूज है ये पर्सन, ये ध्यान रखना। अग्नू नागेशिया में क्या हुआ, 1966 का केस अभी पीछे मैंने आपको दिखाया। अग्नू नागेशिया में हुआ ये कि अपने फैमिली मेंबर्स का मर्डर कर दिया था अग्नू नागेशिया ने, और जो कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी से अग्नू नागेशिया ने अपने लगभग 3 फैमिली मेंबर थे जिनका मर्डर किया, और सीधा पहुंच गया पुलिस के पास। पुलिस को जाकर उसने अपना स्टेटमेंट दिया कि मैंने इस तरीके से अपने 3 फैमिली मेंबर्स का मर्डर कर दिया है। अब जब ये स्टेटमेंट दे रहा है, जब ये कन्फेशन दे रहा है पुलिस को, क्या इस समय ये एक्यूज है जब ये कन्फेशन दे रहा है? अभी तक ये एक्यूज नहीं है। अब जैसे ही इसकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा, पुलिस इसको कस्टडी में ले लेगी, देन अब ये एक्यूज बन गया। लेकिन इसने तो कन्फेशन एक्यूज बनने से पहले ही दे दिया था। अगर ये हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं और इसको सही मान लें कि केवल और केवल जब वो एक्यूज है तब का कन्फेशन बार होगा, तो ये कन्फेशन तो बार नहीं हुआ सेक्शन 25 से, क्योंकि सेक्शन 25 कहती है कि पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन बार है, उसे प्रूव नहीं किया जा सकता। और यहां पर अगर एक्यूज पर्सन ने वो जो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया, वो तो यहां बार नहीं हो पाएगा, ये तो मिसयूज हो जाएगा।
इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अग्नु नागेसिया में भी यही कहा कि ये कन्फेशन कभी भी किया हो, किसी भी पर्सन ने किया हो, बट जिस दिन इसको आप प्रूव करना जा रहे हैं, एविडेंस के रूप में देने जा रहे हैं, उस दिन वो व्यक्ति एक्यूज होना चाहिए। तो इस एक्यूज के बारे में काफी जानकारी आपको मिल गई होगी और यही पिक्चर आपको माइंड में रखनी है। अगर लिखना है तो ये तीनों केस लॉ आपको पता होना चाहिए और ये जो 4 बातें कंक्लूड करी वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको एक कि अगर इस चैनल पर आपको वीडियो पहले 24 घंटे में देखनी है तो देख लीजिए। अगर 24 घंटे के बाद देखना चाहते हैं आप तो फिर आपको चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगो, चैनल के लोगो के साथ में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, आप इसको टच करिए, ज्वाइन करिए, देन ही आप 24 घंटे के बाद वीडियोस का एक्सेस कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में सेक्शन 22 पर बात करेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए देखते रहिए लीगल लैंप। नमस्कार, जय हिंद।